Students, so in this video we are going to discuss about the most important questions of our chapter number 6 11th standard। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट कर दिया था, जो हमारा पॉपुलेशन इन इंडिया था। मैंने आप लोगों को सारे इंफॉर्मेशंस दी थी रिलेटेड टू डैट, कि हमारा पॉपुलेशन क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, कौन से ईयर में क्या था, व्हाट वाज द मार्जिनल डिक्लाइन इन दी पॉपुलेशन, देन ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, उसके बाद पॉजिटिव ग्रोथ रेट, फिर उसके बाद इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फिर उसके बाद स्लो डाउन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने हमारे लास्ट के वीडियो में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। फिर और ये भी हमने डिस्कस किया था कि थियोरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। उसके अंदर माल्थुशियन थियोरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये इसके तीनों स्टेजेस भी हमने डिस्कस किए थे कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जबकि दोनों भी जो कंट्री होती है फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो कंट्री होती है ना, उसका बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों भी क्या रहता है, हाई रहता है, बिकॉज वो स्टार्टिंग स्टेज रहता है। ये बहुत साल पहले की बात है जब कंट्रीज़ फॉर्म किए गए थे, वो टाइम का। सेकेंड स्टेज में अपनी कंट्री भी अभी कौन सी स्टेज में आ रही है, सेकेंड स्टेज में इंडिया। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि जो बर्थ रेट होती है वो कैसी होती है, उसके अंदर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। बस हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, डेथ रेट को, ड्यू बाय द वेरियस मेडिकल फैसिलिटीज़, एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ की हेल्प से, अदर लिटरेसी वगैरह क्रिएट करके हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट वाइल टॉकिंग अबाउट द बर्थ रेट इट कांट बी कंट्रोल। तो ये हो जाता है सेकेंड स्टेज। फिर थर्ड स्टेज की जब हम बात करेंगे तो थर्ड स्टेज में मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो बर्थ रेट और डेथ रेट होती है ना, दोनों भी क्या होता है, कंट्रोल में रहता है। तो ऐसे स्टेज में कौन जाते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ ही ऐसे स्टेजेस में जाते हैं। तो यही हमने सीखा था स्टूडेंट्स। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो। अब हम आज करने वाले हैं कॉजेज़ ऑफ हाई बर्थ रेट और कॉजेज़ ऑफ लो डेथ रेट। ये दोनों बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा ऑलमोस्ट ये पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा। फिर ये कवर करने के बाद हम क्या करेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सरसाइज कवर करेंगे। ठीक है, मैं आपको अलॉन्ग विद द आंसर्स सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, सो लेट स्टार्ट विद अवर वीडियो। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक देखिए। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट्स रहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट स्टार्ट विद अवर वीडियो। कॉजेज़ ऑफ हाई बर्थ रेट। पहला पॉइंट है इलिटरेसी का। इलिटरेसी जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अनपढ़ होने की वजह से, मतलब पुराने ख्यालात के लोग। जैसे इसमें देखो, द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट्स इन द कंट्री इज़ रीजनेबली हाई। बहुत से ऐसे कंट्रीज़ है, अगर आप इलिटरेसी रेट देखने चाहो हर एक स्टेट का तो या फिर कंट्री, तो आपको पता चलेगा, अगर आप लोग देखोगे ओवरऑल तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो कंट्री है दैट कंसिस्ट ऑफ मोर इलिटरेट्स। इलिटरेट्स का मतलब क्या होता है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते। लिटरेट का मतलब वो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे होते, तो उसको हम बोलते हैं लिटरेट। तो इलिटरेसी की वजह से भी ये बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है कि बर्थ रेट में क्या होती है, हाईनेस आ जाती है, मतलब बर्थ रेट बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों को उतनी नॉलेज नहीं हो पाती, ना फैमिली प्लानिंग की नॉलेज होती है, ना उनको इतना नॉलेज होता है कि वो ये जान सके कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे या ज़्यादा बेबीज़ होंगी तो फिर क्या हो सकता है, उनको उनके परवरिश के लिए बोल सकते हैं हम, या फिर उनका जो भी पालन पोषण होगा उसमें खर्चे बहुत ज़्यादा। वो ये सब ना सोचते हुए सिर्फ क्या करते हैं, बच्चे बॉर्न करते हैं, बेबीज़ को बॉर्न करते हैं। तो ये सब रीज़न एक हो जाता है हमारे हाई बर्थ रेट के अंदर। द एटीट्यूड ऑफ इलिटरेट पीपल टूवर्ड्स मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ हैज़ रिमेन्ड रिजिड। लो लेवल ऑफ लिटरेसी अमंग फीमेल्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अगर वुमेंस, इसलिए हम फीमेल्स को आजकल एजुकेटेड कर रहे हैं ना, बिकॉज हमें पता है कि अगर वो एजुकेटेड नहीं रहेंगी तो उनको उतना सेंस ऑफ नॉलेज नहीं हो पाएगा। ठीक है,
इसीलिए आप देखो बहुत सारे गरीब लोगों को देखोगे या विलेज वगैरह में देखोगे तो वहाँ पे कितने सारे, एक पर्सन के कितने सारे बच्चे होते हैं, बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, लैक इलिटरेट पीपल्स, पढ़े लिखे नहीं होते, उनको इतनी समझ नहीं होती, उनको सिर्फ एक साइड में ऐसा ही लगता है। ये पॉइंट भी हम आगे बढ़ेंगे कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना हमें फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। तो ये भी एक रीज़न होता है उनके सोच में कि अभी आज अगर 4-5 बच्चे हो गए तो वो आगे जाके हमें उतना हेल्प करेंगे, बट वो ये नहीं सोच पाते कि वो बच्चों को पालन पोषण करने में जो खर्चा होगा वो भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ये ना सोचते हुए बस ये सोचते हैं कि आगे जाके हमें प्रॉफिट होगा, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा नंबर्स में उन लोग बच्चे पैदा कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज। यूनिवर्सलाइजेशन करना मतलब पूरे यूनिवर्स में क्या करना, स्प्रेड कर देना। ठीक है, मतलब हर एक मैरिज जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो एक एज होने के बाद लोगों को क्या कर दिए जाते हैं, फोर्स कर दिए जाते हैं या ताने मार। जैसे कि अगर आप गर्ल्स ही अगर एक बार 21 क्रॉस हो गए या 22 क्रॉस हो गए तो उनको क्या किया जाता है, सब लोग कहीं भी जाओगे, कहीं शादी में जाओगे या किधर भी जाओगे तो वो लोग क्या बोलेंगे कि शादी कभी कर रहे हो, शादी कभी कर रहे हो, लड़का देखना है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब सबको वही करना है। सबको पता है मैरिज एक ऐसी चीज़ बन गई है जो सब करते है ना, नहीं भी करते, आजकल का ट्रेंड अलग हो गया है, बहुत लोग नहीं भी करते शादी, बट मोस्टली तो सब करते, सब चाहते हैं कि शादी हो जाए। और एक एज होने के बाद लोग क्या करते हैं, बोलना चालू कर देते, तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन। इन इंडिया मैरिज इज़ कंसीडर्ड एज बोथ रिलीजियस एंड सोशल ऑब्लिगेशंस। Even with the spread of education, the attitude of people towards the marriage remains unchanged at large. एजुकेशन स्प्रेड होने के बावजूद, लिटरेसी स्प्रेड होने के बावजूद भी लोगों का जो सोच था मैरिज के लिए, शादी करने के लिए, वो वैसा ही है। ठीक है, आज भी जो एक एज होने के बाद लड़कियों को, लड़कों को बोला जाता है कि आप शादी कर लो, दिस इज़ द राइट एज ऑफ मैरिज। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे, एज ऑफ मैरिज। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एज क्या होता है। जैसे आप सबको पता होगा कि गर्ल्स के लिए जो एज है दैट इज़ 18 ईयर्स एंड फॉर बॉयज़ इट इज़ 21 ईयर्स। बट अब एक लॉ निकलने में, मतलब अभी तक पास नहीं हुआ है वो, बस उसके अंदर क्या है कि फॉर द गर्ल्स द एज ऑफ मैरिज शुड बी 21 बिकॉज 18 इज़ वेरी लेस, सो 21 ईयर्स ऑफ 21 ईयर होने के बाद ही शादी होगी। एंड फॉर बॉयज़ इट इज़ 25। तो ऐसा प्रॉपरली लॉ आने के बाद ऐसा होगा। अभी तक बिल पास नहीं हुआ है बट उन्होंने ऐसा करने की ट्राई कर चुके हैं। ओके, मतलब वो सब क्या हुआ है, सब बात हो गई, सब कुछ हो गया है, बस बिल पास होना बाकी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। Many Indian parents are opting to continue having children until they have a son or desired number of sons. This is known as son meta preference. देखो इसका मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी सुना होगा आप लोगों ने, कि जब तक एक लड़का नहीं हो जाता है ना तब तक क्या होता है, वंश कंप्लीट नहीं होता। मतलब लड़की जो है वो तो शादी करके दूसरे के घर पे चली जाएगी, तो हमारे वंश के आगे बढ़ने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो हमें क्या चाहिए रहता है, सन चाहिए रहता है। बट ये मेंटालिटी आज के भी ज़माने में है, ऐसा नहीं बोल सकते कि आजकल लोग नहीं सोचते, आज भी लोग सोचते हैं, बट पहले बहुत ज़्यादा होता था। आजकल दे आर सफिशिएंट इन गर्ल्स ऑल्सो, मतलब लड़की भी हो गई तो ऐसा कुछ नहीं रहता कि हमें क्या करना है, लड़के ही चाहिए। बट पहले के टाइम पे ये सारी चीज़ें क्या होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी कि नहीं, मतलब लड़का नहीं हुआ तो 4-4 5-5 लड़कियां हो जाती थी। बहुत ज़्यादा एज में भी लड़के होते थे। अगर बड़ी बहन जो है उसका 10-10 12-12 ईयर्स के गैप में छोटा भाई होता था, तो मतलब बॉय चाइल्ड के लिए वो लोग मेल चाइल्ड के लिए ये सारी चीज़ें करते रहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि फैमिली तभी कंप्लीट होगी जब एक लड़का हो जाए। ठीक है, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस किया जाता था, इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया जाता था। उसके बाद है जॉइंट फैमिली सिस्टम। देयर इज़ नो इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ जॉइंट फैमिली, हेंस एग्जिस्टेंस ऑफ अ जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बर्थ रेट इन इंडिया। देखो हाई बर्थ रेट इसीलिए भी इंक्रीज़ होता है जॉइंट फैमिली की वजह से, क्योंकि जॉइंट फैमिली में क्या होता है, इक्वली डिवाइडेड रहता है, तो किसी के ऊपर पूरे तरीके से तो फाइनेंशियली कोई भी किसी पे भी डिपेंडेंट होता नहीं, सब अपना छोटा छोटा पार्ट देते हैं ऑफ देयर इनकम, सो दे आर वेरी फ्री। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, ज़्यादा
उनको ज़्यादा क्या हो सकते हैं, चाइल्ड हो सकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि खर्चे क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे सब में। तो ये भी एक रीज़न होता है। फिर है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर डिपेंडेंट मतलब जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था इलिटरेसी में, कि वो ऐसा सोचते हैं कि आगे अगर हमें ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो हमें आगे जाके हेल्प करेंगे। तो यही सोच एग्रीकल्चर में आती है, क्योंकि एग्रीकल्चर में लगते हैं ज़्यादा लोग लगते हैं, तो इसलिए वो लोग क्या सोचते हैं कि हमें ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा बच्चे काम करेंगे तो उनसे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यही एक सोच हो जाती है, यही एक मैंटेलिटी हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, दे कैन फेस द प्रॉब्लम ऑफ हाई बर्थ रेट। ओके, द कंट्री कैन फेस द प्रॉब्लम ऑफ हाई बर्थ रेट। लोग की सोच ऐसी होती है कि अगर एग्रीकल्चर में तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, और अगर हमें ज़्यादा बच्चे होंगे फ्यूचर में तो सब साथ में काम करेंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी की वजह से भी होता है। ठीक है, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं, पढ़े लिखे नहीं होते, उतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है, उनको ऐसा लगता है आगे जाके हमें इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा, हमें पैसों की मदद मिलेगी, हमें जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने काम करेंगे, हम ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल जिएंगे। तो ये भी एक रीज़न क्रिएट हो जाता है, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। मोस्ट ऑफ दी पीपल आर इग्नोरेंट अबाउट दी अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस मीन्स एंड टेक्निक्स ऑफ आजकल पता है ना, बहुत सारी स्कीम्स होती है जिसमें आपको फैमिली प्लानिंग के बारे में काउंसलिंग दी जाती है, पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं, बट लोग क्या करते हैं, वो जानबूझकर भी इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, जो हो रहा है वो हो रहा है, देख दैट काइंड ऑफ पीपल देर। तो ये भी एक रीज़न क्रिएट हो जाता है। उसके बाद देखो कॉजेज़ ऑफ लो डेथ रेट। Improvement in the medical and health facilities. Due to the widespread increase in the medical and health facilities, epidemics like plague, cholera, malaria, smallpox, tuberculosis, etc. have almost been eradicated. देखो अब जो causes of low death rate है, अब low death rate कैसे होता है, मतलब death rate low होना is very good, ठीक है, birth rate high होना is not good, but low death rate होना is good। तो वो कैसे कम होता है, अब हम ये पॉइंट्स देखते हैं। जैसे इलिटरेसी ख़त्म करना, पहला पॉइंट जो है दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंट्रोल इन द डेथ रेट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेज वे देयर बिफोर, जैसे हमारा कोरोना अभी गया तो उसमें क्या हुआ, मेडिकल लोग पहले हुए डेड बिकॉज लोगों को उतना पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं था रिलेटेड टू द डिजीज़ पेंडेमिक। तो वो मेडिसिन आने के बाद से, अच्छे से मेडिसिन, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी सब देने के बाद से ये चीज़ें डेथ होना कम हो गई। तो यही चीज़ होता है हर सेक्शन में कि हमें क्या करना चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए। आजकल आप लोगों को पता है अच्छे डॉक्टर्स है, अच्छे हॉस्पिटल्स है, हर एक जगह हॉस्पिटल्स है, हर एक एरिया में हॉस्पिटल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। 24/7 हॉस्पिटल्स आर बीइंग क्रिएटेड सो दैट डेथ रेट क्या हो सके, कंट्रोल में आ सके। लोगों को लोग मरते कब है ज़्यादा, जब उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलती नहीं है, अच्छा दवाई नहीं मिलता, अच्छा मेडिसिन, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो लोग मरते। बट अगर ये सब मिलना चालू हो जाएगा तो क्या लोग मरेंगे, नो दे विल नॉट डाई। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। डिक्लाइन इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है स्टूडेंट्स, मैटरनल मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब वो रेट या फिर वो चीज़ जब क्या होता है कि देखो जो मदर्स होती है ना, बेबी बॉर्न करने के टाइम पे बहुत ऐसी मदर्स होती थी पहले के टाइम पे, ड्यू टू द लैक इन द मेडिकल फैसिलिटीज़, ना अच्छा होने की वजह से मेडिकल फैसिलिटीज़ के, वो क्या होती थी, उनकी डेथ हो जाती थी। ठीक है, बट आज के टाइम पे ये रेट बहुत ज़्यादा कम हो गई। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब समझ में आया, वो रेट जब मदर्स जो होती है ना, वो बेबीज़ बॉर्न करने के टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेथ रेट ऑफ वुमेन डाइंग ड्यूरिंग मैटरनिटी हैज़ डिक्लाइंड ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज़। medical facilities, there has been a decline in the infant mortality rate over a period of time death rate of the women dying during maternity has declined due to
इम्प्रूवमेंट इन द मेडिकल फैसिलिटीज़। ओके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो मदर्स बेबी बॉर्न करने के टाइम पे जिनकी डेथ हो जाती थी वो सब पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता था, बट फॉर नाउ इट इज़ डिक्लाइनिंग ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट इन द मेडिकल फैसिलिटीज़। उसके बाद है फॉल इन द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। पहला है मैटरनल मतलब मदर के बारे में, इन्फेंट मतलब 1 साल से कम के जो बच्चे होते हैं ना वो जब उनकी डेथ हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मतलब 1 साल से कम के बच्चे, ठीक है। Due to the better medical facilities, there has been a decline in the infant mortality rate from 146 per thousand in 1951 to 64 per thousand। पहले कितना था, 1000 बच्चों पे 146 की डेथ हो रही थी, मतलब 1000 अगर बच्चे तो उसमें से 146 बच्चे क्या हो रहे थे, उनकी डेथ हो रही थी। और अगर वही हम अदर साइड में देखेंगे तो क्या हो रहा था, 1000 बच्चों पे 64 बच्चों की डेथ हो रही थी in 2002 and 47 per thousand। okay, so this is the infant mortality rate। ये बदला कैसे, पहले 146 बच्चे मर रहे थे 1000 पे, फिर बाद में 64, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ एडवांसमेंट आए, टेक्नोलॉजी आई, इसकी वजह से अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने की वजह से क्या हुआ, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कंट्रोल में आ गया। इंक्रीज़ इन लिटरेसी, सही बात है, लिटरेसी बढ़ेगी तो ही डेथ रेट कंट्रोल होगा, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होंगे तो ही डेथ रेट कंट्रोल होगा। नॉलेज ही नहीं है, अगर कोई सिम्टम्स दिख रहे किसी डिज़ीज़ का और हमने जस्ट इग्नोर कर दिया तो क्या चलने वाला है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा एकदम एडवर्स इफ़ेक्ट ले लेगा, एडवर्स फेस ले लेगा वो डिज़ीज़ का, तो वो कंट्रोल में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए लिटरेसी एक बहुत ज़्यादा, एजुकेशन बहुत ज़्यादा चीज़ है जो आपको पुराने विचार, पुराने सोच सबसे क्या करती है, बचा के रखती है। फिर है यूज़ ऑफ न्यूट्रिशंस फूड, दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जो कुपोषित लोग होते हैं, जिनको प्रॉपरली पोषण नहीं दिया जाता, फूड नहीं दिया जाता, न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता, ऐसे भी लोग होते हैं। आप लोग ने देखा होगा, गरीब लोग जो होते हैं, तो ऐसे लोगों के भी डेथ होने की चांसेस थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब ना अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन, प्रोटीन, अब खाना वगैरह हम क्यों खाते हैं, ताकि हमें प्रोटीन मिल सके, तो ये ना मिलने की वजह से भी क्या होता है, लोगों की डेथ होने लगती है। एजुकेशन हैज़ क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ एंड द न्यूट्रिशन। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन डाइंग ड्यू टू माल न्यूट्रिशन एंड इल हेल्थ was quite high. These deaths are now brought under control by providing nutritious food. Example, midday meal program in schools. स्कूल्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती है उसमें कौन से मिड डे मील प्रोग्राम चालू किए जाते हैं ताकि ये सारी चीज़ें क्या हो सके, कंट्रोल में आ सके। नेक्स्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर के भी वजह से क्या होता है, कभी कभी बहुत मास क्वांटिटी में लोगों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। मास क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ, मतलब एक बार में बहुत लोग मर जाते हैं। अब अचानक से समझो किधर सुनामी आ गया, फ्लड आ गया, तो ये कंट्रोल करने के लिए भी तो हमें कोई तो चाहिए, तो इसीलिए क्या होते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की हमें क्या करती है, ज़रूरत पड़ती है। फिर अदर फैक्टर्स में बाकी सारे जो भी फैक्टर्स है वो आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। कॉजेज़ ऑफ हाई बर्थ रेट और कॉजेज़ ऑफ लो डेथ रेट, जो कि आपका था क्वेश्चन नंबर 4 का दोनों पॉइंट। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके स्टूडेंट्स बता सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो ठीक है, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे स्टूडेंट्स, जो भी एक्सरसाइजेज है उसको डिटेल में देखेंगे और साथ ही में समझ के भी ले लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।